अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब है कि आप जो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी करो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाओ। ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है स्टडी और प्रैक्टिस करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल कंप्यूटिंग। जब हम वर्ड सस्टेनेबल कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि तरक्की भी करो और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाओ, दोनों चीजें एक साथ करो, उसे ही बोलते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंप्यूटर के टर्म्स में सस्टेनेबल कंप्यूटिंग। दूसरे शब्दों में स्टडी और प्रैक्टिस करना जिसमें हम कंप्यूटर और आईटी रिसोर्सेज का ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग का उद्देश्य भी तो है ना कि रिड्यूस हो हजार्डस मटेरियल और एनर्जी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो, प्रोडक्ट की लाइफ टाइम के दौरान एनर्जी वेस्टेजेस ना हो। ऐसी प्रैक्टिसेस में हम एनर्जी एफिशिएंट सीपीयूज का भी इस्तेमाल करते हैं जो कम बिजली का इस्तेमाल कर उतना ही एफिशिएंट रिजल्ट दे पाते हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो सस्टेनेबल कंप्यूटिंग प्लान डेवलप करना ही इसका उद्देश्य है। इसमें स्टेक होल्डर्स में के लिए एक चेकलिस्ट होती है कि ये सब जो आधार हैं ये पूरे हो रहे हो। इसमें रिसाइकलिंग पॉलिसीज होती है ताकि जो इक्विपमेंट वगैरह वेस्ट जो है खराब हो चुके हैं उन्हें दोबारा से रीयूज रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सके, और पेपर कंजम्पशन को घटाना भी इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि आईटी कम्युनिटी भी अब ग्रीन प्रैक्टिसेस का प्रयोग करे। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं, तो एक ही रिसोर्सेज कई लोग शेयर करते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। रिसाइकिल, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करें और रिसाइकलिंग ऑप्शंस वाले प्रोडक्ट बनाएं, ताकि ऐसे केस में एक ही रिसोर्स बार बार इस्तेमाल होता रहे और हर बार नए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की आवश्यकता न पड़े। एनवायरमेंट फ्रेंडली परचेजिंग डिसीजंस लें, यानी कि ऐसे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मॉनिटर्स परचेज करें जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। इसके अलावा सर्वर्स का इस्तेमाल करें, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें जिससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़े और एनर्जी कॉस्ट घटे। पेपर कंजम्पशन का रिड्यूस्ड इस्तेमाल करें, रिड्यूस करें पेपर कंजम्पशन यूज करके ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, पेपर बेस्ड मार्केटिंग का इस्तेमाल ना करें। पैम्फलेट्स वगैरह छपवाएं ना उससे, क्योंकि पेपर्स वेस्टेज होती है, क्योंकि पेपर पेड़ों से बनता है और पेड़ों का कटना तो एनवायरनमेंट के खिलाफ ही है। इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, पेपर बेस्ड मार्केटिंग का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट हो उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ प्रिंट करा, एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ नहीं लिखा, दोनों तरफ लिखे, ताकि ऐसे केस में जहां पेपर दुगने इस्तेमाल हो रहे थे वहां आधे इस्तेमाल हो। एनर्जी कंजर्वेशन करें, एनर्जी को वेस्ट ना करें। एलसीडी का इस्तेमाल करें, सीआरटी टीवी का इस्तेमाल ना करें। सीआरटी टीवी कैथोड रे ट्यूब, वो जो मोटे मोटे टीवी आते थे पहले, और एलसीडी तो आपको पता ही है जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है पतली सी, या जो एलईडी आप लोग अब टीवी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सीआरटी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस होता था। इसके अलावा थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी पे काम करें, जहां पर स्मॉलर और चीपर क्लाइंट्स यानी कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। नोटबुक का इस्तेमाल करें, डेस्कटॉप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डेस्कटॉप एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता, वो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। लैपटॉप्स और जो पाम टॉप्स में कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अपने कंप्यूटर डिवाइसेस में भी आप मैनेजमेंट फीचर, पावर मैनेजमेंट फीचर का इस्तेमाल करें, इस तरह से कि यदि कंप्यूटर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो है ऑन रह गया और कोई काम नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर ले अपने आप को, स्लीपिंग मोड में ले जाए अपने आप को। इससे एनर्जी कंजर्वेशन होगी, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क, डाटा सेंटर, उनके लिए तो उसका इस्तेमाल करें। जैसे अपने रूफ टॉप पे आप जो सोलर पैनल्स हैं वे लगवाएं, ताकि ऐसे केस में जो नेचुरल एनर्जी है उसका इस्तेमाल हो सके और फ्यूल बेस्ड एनर्जी बच सके। इसके अलावा दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है और वो है BYOD, जिसे हम कहते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस का मतलब एक ऐसी बिजनेस पॉलिसी है जिसमें एम्प्लॉइज अपने खुद के कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉय है वो अपना खुद का डिवाइस लेके आएगा, एम्प्लॉयर प्रदान नहीं करेगा। इसका मतलब एम्प्लॉयज को वेलकम किया जाता है यदि वो अपनी पर्सनल डिवाइस इस्तेमाल करें, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की डेस्कटॉप कॉस्ट घटती है और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। यदि हम एडवांटेज देखें BYOD की, तो बड़ी सारी एडवांटेज है। कुछ भी कहो, एक एम्प्लॉय हैप्पी एम्प्लॉय रहता है यदि वो अपनी खुद की डिवाइस इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसे कई सारी डिवाइसेस कैरी करने की फिर जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है, आईटी बजट, वो भी घटता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास पहले से डिवाइस है उसके लिए एक डिवाइस खरीद के देने की जरूरत ही नहीं है कंपनी को।
इसके अलावा सपोर्ट रिक्वायरमेंट घटती है, आईटी डिपार्टमेंट को एंड यूजर सपोर्ट प्रदान नहीं करनी पड़ती मेंटेन करने के लिए सारी डिवाइसेस। इसके अलावा कुछ भी कहो, एक जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल डिवाइस को ज्यादा अपडेटेड रखता है कंपनी की जो डिवाइस है उसके मुकाबले, क्योंकि कंपनी की डिवाइस तो आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है, जबकि पर्सनल डिवाइस तो पर्सनल जिम्मेदारी है। तो इसीलिए एम्प्लॉय प्रोएक्टिव रहता है अडॉप्ट करने में नई टेक्नोलॉजी और अपनी डिवाइस को अप टू डेट रखता है, और ऐसा करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है। कुछ भी कहो, अपनी डिवाइस का जो इस्तेमाल करना है आदमी उस पर ज्यादा यूज टू हो चुका होता है काम करने के लिए, इसलिए कम समय में बेहतर काम हो पाता है। ये सब BYOD के फायदे हैं, लेकिन हर चीज के जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है। देखा जाए तो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं डिवाइस विजिबिलिटी। नेटवर्क पर जब आपका कंप्यूटर जुड़ा होता है तो ऐसे केस में यदि उस कंप्यूटर से आप एक और रिकॉर्डिंग डिवाइस जोड़ दें, कोई और कंप्यूटर जोड़ दें जिससे प्रोसेसिंग भी उसमें कॉपी हो रही हो, तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन के आईटी डिपार्टमेंट को तो हो सकता है पता ही ना चले और कंपनी का जो यूजफुल डाटा और इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक हो जाए। तो एम्प्लॉय जब पर्सनल डिवाइस लेके जाता है तो ऑफिस में लेके आएगा, ऑफिस से लेके जाएगा भी घर के लिए, तो वहां कुछ भी कहो डिवाइस विजिबिलिटी तो घटती है। तो हम नेटवर्क रिस्क कहते हैं, BYOD का नेटवर्क रिस्क यही है कि इससे डिवाइस विजिबिलिटी घटती है, एम्प्लॉय यूज कर सकता है अपनी डिवाइस को, और हो सकता है कुछ हिडन डिवाइसेस भी नेटवर्क से अटैच करके यूज कर रहा हो, आईटी टीम को इस बात का पता ही ना हो कि कोई कनेक्टेड डिवाइस भी है नेटवर्क में, जिससे विजिबिलिटी ना हो उस डिवाइस की और वो कंपनी के लिए घातक सिद्ध हो। डिवाइस रिस्क तो है ही है, यदि एम्प्लॉय का पर्सनल डिवाइस चोरी हो गया तो कंपनी का डाटा भी तो उसके साथ चोरी हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल और रेपुटेशनल हैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की पर्सनल डिवाइस में होगी। इसके अलावा कंपनी की ईमेल्स को इजी एक्सेस हो जाएगा क्योंकि पर्सनल जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को भी जो है आसानी से कोई देख सकता है, क्यों? क्योंकि वो मिसप्लेस डिवाइस से रिट्रीवेबल हो जाती है यदि किसी का डिवाइस चोरी हो गया तो। इसके अलावा एप्लीकेशन रिस्क तो है ही, बहुत से चांसेस हैं कि जो पर्सनल डिवाइस है एम्प्लॉय के वे प्रॉपरली सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्टेड ना हो। क्यों? क्योंकि कंपनी के डिवाइस में तो हमेशा एंटीवायरस अपडेटेड भी रहेगा, फायरवॉल्स भी लगी होंगी, लेकिन पर्सनल डिवाइसेस में घर में कहां फायरवॉल कॉल लगा रहा है। तो ऐसे केस में एप्लीकेशन रिस्क है, कॉर्पोरेट नेटवर्क से जुड़े हुए हो, पर्सनल नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहे हो पर्सनल डिवाइस से, तो हो सकता है कुछ हिडन वायरसेस ऐसे हों जो कंपनी की इंफॉर्मेशन चुरा लें। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन रिस्क तो है ही, कॉर्पोरेट नॉलेज और डाटा एक्चुअली कंपनी के लिए असेट्स होते हैं, और यदि आपकी BYOD पॉलिसी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे केस में आप हो सकता है फेल हो जाएं कंपनी के एम्प्लॉयज को अपनी एक्सपेक्टेशन बताने में। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे केस में कंपनी के साथ जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं डिवाइस मिसयूज हो जाने के। फिर एक कॉन्सेप्ट है वेब का कॉन्सेप्ट, आपको पता ही है www इंटरनेट बेसिकली। वेब के बाद एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ Web3, जिसे हम सिमेंटिक वेब भी कहते हैं, और उसके बाद तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसे हम Web4 भी कहते हैं। आपके जो स्टडी मटेरियल नए वाला है, नए वाले स्टडी मटेरियल में Web4 का जो पैराग्राफ है वो ऐड कर दिया गया है। आपके नोट्स में Web4 का पैराग्राफ नहीं है, पर यहाँ पर जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें Web4 का पैराग्राफ है, इसीलिए अपने नोट्स में उसे ऐड कर लेना। जो सिमेंटिक वेब है कुछ अलग नहीं है जो वेब है www यानी कि इंटरनेट वाला वेब, ऐसे केस में उसी का एक एडवांस्ड वर्जन है। जब हम देखते हैं वेब, तो वेब पर बहुत करोड़ों अरबों लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान में, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है। इसीलिए जब वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम ने ये सोचा कि हम एक ही तरह के फॉर्मेट्स को आदान प्रदान किया करेंगे, एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स एक ही रखेंगे, तो वेब की वर्किंग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और इसे ही फर्दर सिमेंटिक वेब कह दिया गया। तो देखो लिखा क्या है कि सिमेंटिक वेब एक तरह से एक्सटेंशन ही तो है www का। हाँ, इसके स्टैंडर्ड्स अब वो होंगे जो कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने डिसाइड किए हैं। जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रमोट करने के लिए कॉमन डाटा फॉर्मेट्स और एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स वेब पर, इसे फंडामेंटली जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है वो कहा गया है। जो सिमेंटिक वेब है वो एक तरह का कॉमन फ्रेमवर्क ही तो है जो अलाउ करता है डाटा को शेयर और रीयूज होने के लिए पूरी एप्लीकेशन, एंटरप्राइज और कम्युनिटी बाउंड्रीज के अंदर।
ये जो सिमेंटिक वेब वर्ड है ये टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था उस वेब ऑफ डाटा के लिए जो प्रोसेस होता है मशीन से, यानी कि जो कि मशीन रीडेबल फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। जब वैसे बहुत लोगों ने कहा कि क्या ये काम कर पाएगा, इसकी रिलायबिलिटी पर जो है सवाल उठाए, तो प्रोपोनेंट्स ने इस बात को सिद्ध किया कि ये इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है, चाहे बायोलॉजी हो चाहे ह्यूमन साइंस रिसर्च हो, और वहां पर इसने अपनी वैलिडिटी को प्रूव किया है। तो ऐसे केस में आम जो प्रोसेसिंग है लोगों की, या वो हर जगह जो इस्तेमाल होता है उस हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। यदि हम इसकी कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट तो सिमेंटिक वेब ही है, खुद वेब। ये एक वेब यूजर जो है को कॉमन फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटा को रीयूज कर सकते हैं पूरी एप्लीकेशन में, हर तरह की एप्लीकेशन में, एंटरप्राइजेस में और कम्युनिटी में, जिसकी वजह से डाटा और इंफॉर्मेशन अब रेडली इंटरसेप्ट कर सकती है कोई भी मशीन, ताकि अब मशीन्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से, क्योंकि वो सेम फॉर्मेट पर बेस्ड है, सेम प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, तो अब कोई मशीन्स जो है उसे अंडरस्टैंड करके आसानी से कंटेक्चुअल डिसीजंस ले सकती हैं अपने आप, और चीजों को इंफॉर्मेशन वेब पर शेयर कर सकती हैं और प्रोसेस कर सकती हैं। सिमेंटिक वेब के दो ही कंपोनेंट है, एक तो खुद सिमेंटिक वेब और एक वेब से प्रदान की जाने वाली सर्विसेज। वेब सर्विस तो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन को इंटरनेट पे बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत वेबसाइट जो है पहले बहुत वो हुआ करती थी पॉपुलर, जिसका नाम था फ्लिकर, वो प्रोवाइड करती थी वेब सर्विस, और ऐसे केस में उसका इस्तेमाल कर जो डेवलपर्स हैं वो इमेजेस को सर्च कर अपने हिसाब से और उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब तो फ्लिकर इतनी वो नहीं रही जो है पॉपुलर, अब तो आपके जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इससे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर लेते हैं लोग। पहले फ्लिकर हुआ करती थी, फोटो खींच के उस पर डाल दिया करते थे और वो पूरे संसार में जो है वो एक्सेसिबल होता था, देखा जा सकता था। इसमें क्या खास बात थी कि ये एक तरह की वेब सर्विस थी, और जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप सर्च करना शुरू कर दो फिर उसी तरह की इमेजेस आपके लिए आनी शुरू हो जाती थी। अब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुकी है, सेल्फ लर्निंग, कंटेंट एक्सप्लोरिंग, जिसे हम वेब 4 कहते हैं, जब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है ये ज्यादा यूज होने लगी है। जो वेब 4 है उसने एक तरह से कि किस तरह से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट, उसे ही चेंज कर दिया, इंटरेक्शन का तरीका ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये जो वेब 4 का कॉन्सेप्ट है ये लगभग एप्लीकेबल हो चुका है, जिसकी वजह से वेब जो है वो ऑटोनोमस, प्रोएक्टिव हो चुका है, कंटेंट एक्सप्लोरिंग बढ़ चुकी है, वेब सेल्फ लर्निंग वाला है, कोलैबोरेटिव है, एक तरह से कंटेंट जनरेटिंग एजेंट है खुद। जो फुल्ली मैच्योर्ड सिमेंटिक वेब है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। ये जो सर्विसेज हैं ये अपने आप जो एक नेचर के कंटेंट्स हैं उनको प्रेजेंट कर लेता है, जिससे वेब डेटा का यूज बढ़ गया है। इंटेलिजेंट एजेंट, जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे बहुत सी सर्विसेज हैं जो सेंसर बेस्ड है और नेचुरल लैंग्वेज सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब वेब 4 की वजह से ही संभव है। इसके बाद एक टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कवर नहीं हो पाएगा वीडियो में। मशीन लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। मशीन लर्निंग एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, जो कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी डाल देती है कि जो जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होता है, जो जो प्रोसेसिंग होती है वो उसे सीखता जाता है। मशीन लर्निंग फोकस करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट पर, जो कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप को नया डाटा आने पर अपडेट कर देता है, वो उससे सीखता है। जो प्रोसेस है मशीन लर्निंग का वो डाटा माइनिंग की तरह ही है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती चली जाती है वो स्टोर होती चली जाती है, कंप्यूटर उसका यूज करना सीख जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसकी सहायता से अब हम ऑटोनोमस व्हीकल, यानी कि अपने आप चलने वाली गाड़ियां, अपने आप हो जाने वाले मेडिकल डायग्नोसिस, प्रूव हो जाने वाले मैथमेटिकल थ्योरम्स, सर्च इंजन्स और ऑनलाइन असिस्टेंट जैसे सीरी का भी इस्तेमाल करते हैं। सीरी एप्पल का सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने देखा होगा कि ओके गूगल करके आप कोई भी चीज जो है अब इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस तरह की चीजों का डाटा आपके सामने पेश कर देता है। इसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। थैंक यू।